नमस्कार, शुभ निवेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से। हमारे आज के खास मेहमान हैं श्री शंकर शर्मा साहब। आप बाजार की जानी मानी हस्ती हैं और पिछले 3 दशक से भारतीय बाजारों में और विदेशी बाजारों में आप निवेशित हैं। फर्स्ट ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के को फाउंडर हैं और आजकल एक शानदार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम चलाते हैं जिसके स्टॉक पिक्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ पूरे बाजार में चर्चित हैं। शर्मा साहब, स्वागत है आपका शुभ निवेश में। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं। अगर आप मार्च लोस से नजर डालें तो लगभग 22% की आपने तेजी देखी है अनेक इंडिसेस में और निफ्टी लगभग 52% ऊपर है। तो मेरे हिसाब से और रादर एज अ फर्म हम लोगों का ये मानना है कि ओवरऑल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सारे बाजारों में, सारी दुनिया में ये जो आप रैली की बात कर रहे हैं ये लार्जली कोऑर्डिनेटेड रैली थी मार्च के लास्ट वीक, अप्रैल के फर्स्ट वीक से। और इस पर्टिकुलर रैली में अगर आप देखें ईयर टू डेट, बिकॉज मार्च के लो से देखना थोड़ा मिसलीडिंग हो जाता है, अगर आप पूरे ईयर टू डेट देखें तो इंडिया अभी भी डाउन है। तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है हम लोगों के अंदर, एज अ नेशन वी आर वेरी एक्साइटेबल। लेकिन थोड़े ठंडे दिमाग से अगर डेटा को देखें तो जनवरी 1 से अभी तक मेरे ख्याल निफ्टी 2-4% डाउन है। और आई थिंक हार्डली स्मॉल कैप इंडेक्स अगर देखें तो वो हो सकता है 5-7-8% अप हो, लेकिन बाकी ब्रॉड मार्केट NSE 500 निफ्टी दोनों के दोनों डाउन है। तो खुशी की बात यह है कि लो से हम रैली करके, दुख की बात यह है कि ईयर टू डेट हमें भी नेगेटिव है जी। और इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है शैल, जिसको ध्यान में रखना चाहिए कि ये मार्केट एक, कम से कम इंडियन मार्केट एक गाड़ी की तरह है जो एक दलदल में फंसी है, और इफ नॉट दलदल कीचड़ में, ओके, जैसे हमारे बिहार यूपी में हो जाता है ना कि बड़ा डिच होता है और उस डिच के अंदर गाड़ी चली जाती है और फिर ड्राइवर उस पर जोर से गैस पेडल पे डालता है पैर और वो व्हील्स बहुत जोर से स्पिन करती है और बड़ा धुआं होता है, इंजन की RPM बिल्कुल रेड में चली जाती है। और अंदर बैठने वाले लोगों को अगर आप डार्क ग्लास लगा दें तो ऐसा लगेगा पता नहीं ये गाड़ी 300 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है जी। और शीशे को अगर आप खोल दें तो आप वहीं के वहीं जी, वहीं के वहीं है। भारतीय मार्केट की कहानी पिछले कई वर्षों से यही है जी, नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है, लेकिन ऊपर में इसकी सीमा बंधी हुई है 39-40,000 सेंसेक्स की, जो पिछले 3 साल से वहीं जाता है वहीं से वापस आता है। और हम लोग बच्चों की तरह खेलते हैं कि अब 32,000 आ गया, वापस 40 जाएगा। तो ये ओवरऑल मार्केट में बड़ा पैसा किसी का बना नहीं है। हम इन छोटी छोटी खुशियों के सहारे जी रहे हैं कि मार्केट 50% रैली कर गया, लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कई वर्षों से 5-6 साल हो गए मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिए। और ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लोगों को समझ में आनी चाहिए, भारतीय स्टॉक मार्केट कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है कि आपको हर साल दर साल एक कंटिन्यूअस रिटर्न देता है। इट इज नॉट दैट। शर्मा जी, आपने अक्सर कहा है कि इक्विटी मार्केट्स में जो रिटर्न्स हैं वो बंच अप होके आते हैं, 3-4 साल कुछ नहीं होता और अगले 3-4 साल में बाजार 3-4 गुना बढ़ जाता है। तो वो 3 साल या 4 साल का दायरा तो हमारे हिसाब से आपको लगता है खत्म होता हुआ दिख रहा है। आपने खुद कहा कि जनवरी से अब तक देखें तो बाजार लाल निशान में है। बताइए यहाँ से कौन से ऐसे 2 या 3 सेक्टर्स हैं, अब तो आप एक शानदार PMS स्कीम चलाते हैं जहां पर आप बुलिश साइड पे निवेशित हैं और जहां पर आप उम्मीद करते हैं कि अगले 12 महीने में, 24 महीने में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे? तो कई सेक्टर्स बहुत है इंडिया में। अब निफ्टी को अगर आप ले ले तो निफ्टी के अंदर आपको रिलायंस जैसा एक शेयर मिला जो कि इस साल में 700-800 रुपए से 2000 तक पहुंच गया, 2400 तक पहुंच गया बल्कि। तो इंडेक्स भले कहीं ना गया हो, लेकिन उसके अंदर में NSE 500 में, स्मॉल कैप इंडेक्स में कई शेयर ऐसे हैं जो कई गुना हो गए पिछले 6-8 महीने में। और हमारी PMS की जो परफॉर्मेंस है नीचे से मेरे ख्याल अब 55-60% है मार्च के लो से, और ईयर टू डेट भी करीब नियरली मेरे ख्याल से 20 या 25% अप है, जबकि मार्केट 5% डाउन है। उसके पीछे जो स्टॉक सिलेक्शन है वो बड़ी अच्छी कंपनियां हमने ली, फॉर्चुनेटली ली, जो अभी भी अच्छी है। केमिकल्स के कई शेयर लिए हमने जाके मार्च के एंड में, फार्मास्यूटिकल के लिए, इनफैक्ट हम लोगों ने स्टील के कई शेयर लिए जिन्होंने मतलब कि अपेक्षा से कहीं ज्यादा
परफॉर्मेंस दिखाई। आपने देखा होगा जैसे JSW स्टील है 180-90 से आज की डेट में 320 रुपए हो गए। लोग तो फार्मा और केमिकल की बात करते रहते हैं, लेकिन हमारे सोचने का ढंग थोड़ा अलग होता है। हमने कुछ और भी शेयर लिए जिन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिखाए। जी। तो मार्केट में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं खाली सिर्फ इतना ही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रॉड इंडेक्स निफ्टी, मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी में आप 15-20% कंपाउंडिंग बना सकते हैं, लेकिन उसके नीचे अगर आपके फंड मैनेजर में वो क्षमता है, मेरे ख्याल से यू कैन इजीली मेक रिटर्न समथिंग ऑफ दैट ऑर्डर, गिव और टेक 2% हियर और देयर। तो वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। हमारे पीएमएसएम ने देखा है कि आप हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि शेयर की कोई कमी है, बहुत है, लेकिन वो परखने की, जांच की, रिसर्च की क्षमता होनी चाहिए। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, जब डाउनटर्न आए उस वक्त आप आप में कितनी क्षमता है प्रोटेक्ट करने की अपने डाउनसाइड रिस्क को, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर आपको एक सवाल आपसे मेरे से पूछना चाहिए, बिकॉज लोग सिर्फ ऊपर की बात करते रहते हैं, लेकिन जब डाउन मार्केट्स होता है उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए समझना। जी, तो इतनी शानदार तो हम लोगों ने रैली शर्मा साहब देख ही ली। अगर आप निफ्टी बैंक पर ही देखें तो हम लगभग 41% ऊपर हैं। खुदा ना खास्ता हल्की सी आपको बिकवाली आती हुई दिखे इस बाजार में, बताइए आपकी अपनी पर्सनल रणनीति क्या होगी? देखिए साहब, बड़ी सिंपल सी बात है। मार्केट में 50%, 55% की जो रैली आई है, टिपिकली आप इतिहास में जाके देख लें, टिपिकली इस तरह की रैली के बाद कुछ वार्निंग साइंस आने लगते हैं मार्केट में। वार्निंग साइन नंबर 1 ये होता है कि शेयर्स की लीडरशिप जो होती है वो वाइड ब्रॉड बेस्ड होने की बजाय नैरो होने लगती है। तो जैसा कि अगर आप देखें, लेटली बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया सारे अक्टूबर में, जबकि ब्रॉड मार्केट एक्चुअली फ्लैट टू इवन डाउन था। तो स्मॉल कैप मार्केट विच वाज द बेस्ट एरिया इन दिस होल ईयर वाज एक्चुअली नेगेटिव इन अक्टूबर। सिमिलरली रिलायंस के चलते भी मार्केट को काफी एक ऊपर का ये फोर्स मिला, लेकिन रिलायंस जैसे आज के मार्केट, रिलायंस वाज डाउन एंड येट मार्केट वाज अप। ये सारी चीजें थोड़ी एक साइंस ऑफ कॉशन होती है जी। और उसके चलते यही होता है कि एक निवेशक को अगर उसने राइट टाइम से एंट्री ली और अगर फंड मैनेजर ने ली तो कुछ पैसे आपको साइड में रख लेने चाहिए जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। मैं इसको ज्यादा कितना भी कहूं ये कम होगा कि मार्केट में पीरियोडिकली टेकिंग सम मनी ऑफ द टेबल इज अ वाइज डिसीजन। कोई नहीं कहता, ये बात सब कहते हैं कि डालते ही रहो, निकालो भी नहीं। जी जी। हमारी लर्निंग और थिंकिंग ये है कि थोड़े थोड़े पैसे निकालने चाहिए। जी बिल्कुल शंकर जी, ये तो हम भी अपने जो दर्शक हैं और ट्रेडर्स हैं उन्हें बहुत राय देते हैं कि प्रॉफिट इन द बैंक इज़ बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक। जाहिर तौर पर हल्का सा आपको बाजार इस लेवल पर भारी दिख रहा है क्योंकि हमने इतनी शानदार तेज़ी देखी फिलहाल, लेकिन कौन से ऐसे 2 या 3 सेक्टर्स हैं या इंडिसेस हैं जहां पर अभी भी आपको अंडर वैल्यूएशन दिखती है रिलेटिवली ग्लोबली और रिलेटिवली पिछले 5-6 महीने के परफॉर्मेंस के मुकाबले? ग्लोबली तो एक अलग लंबा डिस्कशन है साहब। ग्लोबली हमारा ये मानना है कि जो अमेरिकी बाजार हैं जिसके ऊपर कई लोग अपने करियर बना रहे थे, तो हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि, और हमने अक्टूबर में, इनफैक्ट सितंबर से हमने अमेरिकी शेयर अपने काफी निकाल दिए थे अपने जो ग्लोबल फंड में, और उसके चलते अब हुआ ये कि अक्टूबर में आपने देखा होगा नैस्डैक में बिल्कुल वन वे डाउन रहा बाजार, यूएस भी, S&P भी डाउन रहा, ग्लोबल मार्केट 3-4% करेक्ट हुए और हमारा ग्लोबल फंड अप था 2.5% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। वो इसलिए था क्योंकि हम लोगों ने देखा था सितंबर से कि काफी ज्यादा स्पेकुलेशन हो गया था फैंग स्टॉक्स में, नैस्डैक स्टॉक्स में। बंबई के लोग, बरेली के लोग, सारे लोग बोल रहे थे कि हम जाके आराम से, बड़े आराम से पैसे कमा सकते हैं टेस्ला लेके और पता नहीं क्या क्या लेके, जबकि उनको कुछ ज्ञान नहीं, कुछ अकल नहीं, कोई स्टडी नहीं। इस तरह के जब लोग मार्केट में आते हैं साहब, तो यू कैन एज्यूम मार्केट इज एटलीस्ट एट अ टेम्पररी टॉप, और वही हुआ। काफी भयानक रूप से मार्केट घटा सितंबर अक्टूबर में। ये नजर आया था, हमने एक प्रोटेक्टिव एक्शन लिया था, कैश रेज कर लिया था, कंजर्वेटिव बन गए थे, तो बच गए क्या, मतलब अप हो गया फंड। अभी भी मुझे लगता है कि देयर इज स्टिल स्पेक्युलेटिव फॉरवर्ड इन ग्लोबल टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन नैस्डैक टेक्नोलॉजी, तो वहां पर केयरफुल रहना चाहिए। इंडिया में फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स हैव बीन द मेनस्टे ऑफ दिस होल बुल मार्केट। मुझे नहीं लगता है कि उनमें कोई इमीडिएट थ्रेट है, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि जैसे एपीआई एक इंडस्ट्री है
जिसके ऊपर कई उसके शेयर बहुत चले और सारे नाम आपको मालूम है, लॉरस लैब्स और आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स फ्रैंकली हमारे पोर्टफोलियो में वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स जी रहा है। और आपको क्या बताऊं, इन द वर्ल्ड, इन दिस होल ईयर इन द वर्ल्ड, इट इज इन द टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स क्या बात पूरी दुनिया में, जी आरती ड्रग्स। जी तो हमने उस पर बहुत पैसे कमाए, लेकिन हमने निकाल दिया उसको, जी तो हम उससे एग्जिट हो गए सब। जी बिकॉज हमने कहा कि अब ये स्पेक्युलेटिव फर्वर ऑन जी एपीआई आल्सो रीच्ड अमेजिंग प्रोपोर्शन, जैसे लग रहा है कि पता नहीं सोना बना रहे। जी जी तो इस चीजों को अगर बाय एंड लार्ज आप अवॉइड करें, इसी तरह की चीज हमने रिलायंस में भी देखी कि मतलब इतनी ओवर ऑप्टिमिज्म थी, लेकिन अगर रियलिटी चेक देखते तो 200 बिलियन मार्केट कैप हो चुका था। मेरे ख्याल आपके या आपके इंग्लिश चैनल पर जो है उसमें मैंने कहा था कि व्हाइल वी ओन इट, वी आर नाउ मोर वेरी वेरी मच मोर कॉशियस, बिकॉज 200 बिलियन के ऊपर इंक्रीमेंटल 200 बिलियन और जोड़ना बहुत मुश्किल की बात है। जी हमने तो काफी हद तक उसको बेच भी दिया फॉर्चुनेटली। आज आपने देखा कि बिल्कुल नतीजों के क्या क्या हालत हुई। तो बिल्कुल बाई एंड सेक्टर्स वही है इंडिया में, ऐसी बात नहीं कि सेक्टर्स में कोई बदलाव आया है, हम्म वो सारे सेक्टर्स हमारे पास में हैं, लेकिन जी उनमें हम काफी टैक्टिकली ट्रिमिंग कर दी। जैसे मैंने कहा कि आरती ड्रग्स से हम एग्जिट हो गए जी इन द मंथ ऑफ सितंबर इटसेल्फ, वहां से काफी शार्पली डाउन भी है। जी रिलायंस से भी काफी हद तक हम एग्जिट हो गए। जी जी बिकॉज आपको इस तरह की चीजें करनी पड़ेगी। ऐसा कह देना कि नहीं जी आरती ड्रग परमानेंट बाई है, रिलायंस परमानेंट बाई है, कम से कम हम उस चीज में सब्सक्राइब नहीं। जी शर्मा साहब, आज शाम को आप देखेंगे कि यूएस इलेक्शंस होंगे और उसका जो खामियाजा है वो पूरा बाजार भुगत रहा है। पिछले एक आध महीने से वॉलेटिलिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी हुई है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो काम नहीं कर रहे। हमारा अपना बाजार काफ़ी स्लगिश है। बताइए, आपका अपना व्यक्तिगत पोर्टफोलियो और पीएमएस स्कीम में आप किस तरीके की पोजिशनिंग ले रहे हैं? जीते चाहे कोई भी, मतलब ये एक मेजर इवेंट है ग्लोबली, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हमारा ये मानना है कि ग्लोबली मार्केट्स ओवरऑल आर ड्यू फॉर अ पुल बैक, बिकॉज 50% की रैली गई, और रैली तो सिर्फ इंडेक्स की बात, ओवरऑल अगर आप देखें तो मतलब शेयर्स तो 5 गुना 10 गुना भी हो गए हैं इस मार्च के लो से। इस तरह के मूव के बाद टिपिकली इंक्रीमेंटल डेटा चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, उससे स्टॉक्स घटते हैं। आपने इंडिया में भी देखा होगा, ग्लोबली भी हम सारी कंपनियां, हम 10,000 कंपनियां देखते हैं, टिपिकली मार्केट रिएक्शन हैज बीन नेगेटिव for most companies coming out with results which are very very good, beating estimates, forecast is good, सब कुछ good है, क्योंकि शेयर इतने चल गए कि it's more than discounted। तो हमारा ये मानना है कि markets generally are due for a reasonable pullback। I'm not saying कोई मंदी है, लेकिन pullback है। लेकिन pullbacks क्या होता है साहब, काफी brutal होते हैं। शेयर 20-20%, 30-30% चले जाते हैं। तो अभी कॉशियस रहने की बात है। हमने अपने पोर्टफोलियो में भी वही कॉशन रखा हुआ है, क्योंकि हमें मालूम है कि आया हुआ पैसा जब जाता है ना साहब, तो उससे बड़े दुख की बात कोई नहीं हो सकती। कभी कमाया ही नहीं तो कोई दुख की बात नहीं, लेकिन कमा के गवा दिया वो जी बहुत दुख की बात होती है। वी अंडरस्टैंड दैट इमोशन। जी इसके चलते हम अभी कंजर्वेटिव स्टैंस लेके चल रहे हैं मार्केट में। इट्स लाइक क्रिकेट की, हमने अभी देखा है पिच थोड़ा ट्रिकी है, हम रन बनाने की नहीं सोच रहे, अपने विकेट हम बचा के चल रहे हैं। विकेट रहेंगे तो रन बनेंगे ही बनेंगे। शर्मा साहब, ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपका पोर्टफोलियो ओवरवेट है, कैश की क्या पोजीशनिंग है, और खासकर पीएसयू बैंकिंग बास्केट या पीएसयू एज अ सेक्टर आपको कैसा लगता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, शुभ निवेश में आपका स्वागत है दोबारा। आज के हमारे मेहमान हैं श्री शंकर शर्मा साहब और चर्चा हो रही है एक से एक बेहतरीन सेक्टर की, जहां पर आप अगले 1-1.25 साल के लिए निवेशित रह सकते हैं। शर्मा जी, मेरे सामने काफ़ी डेटा है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर का। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आपने बिकवाली आते हुए देखी है। कई स्टॉक्स लगभग 50% करेक्ट हुए हैं और कहीं तो 90% का भी फॉल आता हुआ दिख रहा है। पीएसयू बैंकिंग स्पेस में कोई ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको आती हुई दिखती हो अगले 1-2 महीने में? पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र तो एक शमशान है, जिसमें बहुत लोग गए वहां पर और वापस आए नहीं। आपको मालूम है, जाने माने फंड मैनेजर थे तो नहीं बोलूंगा, हैं जिन्होंने 10 साल से पीएसयू बैंक से बेट लेके रखा हुआ है, और फंड की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि क्या क्या हालत हुई है। हम इस तरह के बेट नहीं लेते साहब। अभी जब टाइम होगा देखेंगे। फिलहाल ट्रेडिंग, फ्रैंकली अपने को ट्रेडिंग की कोई भूमिका है नहीं, तो हम इस पर कमेंट नहीं कर सकता। और ट्रेडिंग के लिए तो प्रैक्टिकली आप कोई भी शेयर खरीद के बेच सकते हैं।
लेकिन ओवरऑल देयर आर बेटर प्लेसेस इन द मार्केट टू बी इन दैन इन पब्लिक सेक्टर ओवरऑल, बिकॉज पिछले 5 साल में जो वैल्यू डिस्ट्रक्शन पब्लिक सेक्टर्स का हुआ है, एंड आई थिंक द डेटा इज समथिंग लाइक $500 billion, इफ नॉट मोर देन दैट. इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इस तरह की जो क्षति पहुंची है पब्लिक सेक्टर कंपनियों को, बैंक में और नॉन बैंक कंपनियों, तो इसमें मतलब मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ एज एन इंडियन कि हम 15 कंपनियां चला नहीं सकते और हम कहते हैं कि देश को हम डेवलप्ड कंट्री बना देंगे और 5 ट्रिलियन 50 ट्रिलियन बना देंगे. 15 कंपनियों को चलाने में क्या बड़ी बात है साहब. सो आई एम ऑफ द व्यू दैट दीज कंपनीज हैव बीन डेसिमेटेड इन द लास्ट सेवरल इयर्स, एंड इनमें अगर कोई रे ऑफ होप है वो तभी है अगर देश की जो मैनेजमेंट है वो फोकस करके प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाए, उनको प्रॉपर सैलरीज इंसेंटिव दें, प्रॉपरली मैनेज करे, तभी उम्मीद है. वरना इस तरह के भाव बहुत घट गया है, इसके चलते चल जाएगा, वो एक ट्रेडिंग का एक थिंकिंग है और मैं उसको सब्सक्राइब नहीं करूं. जी, तो शर्मा साहब, अगर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो देखा जाए भारतीय बाजारों में जो आपने निवेश किया है, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो ओवरवेट हैं, कितना आप कैश में हैं और कहां आप अंडरवेट हैं? सो बैंक्स हमारे पास बहुत कम है, बिकॉज हमारा अभी भी मानना है कि बैंक्स में वो ठीक है, इस तरह की ट्रेडिंग रैली आती रहती है, जैसे कि जून में भी बैंक्स वर वेरी वेरी स्ट्रांग, इफ यू रिकॉल. उस तरह की काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर सेक्टर रहा है पिछले 7-8 महीने जब से ये रैली स्टार्ट हुआ. तो ओवरऑल कोई अंडर परफॉर्मिंग जो सेक्टर्स होते हैं वो मार्केट जब टॉप पे पहुंच जाता है लेकिन वो पीछे छूट जाते हैं, तो वो दौड़ के वो कोशिश करते हैं कि मैं भी पहुंच जाऊं वहां पर. और फिलहाल अगर आप देखें पिछले 1 महीने में अक्टूबर में, तो 2 ही सेक्टर ठीक ठाक रैली करके गई. एक सेक्टर थी आपकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, बैंक निफ्टी में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे वो, और दूसरा एफएमसीजी कंपनियां, तो एशियन पेंट्स चल गया और हिंदुस्तान लीवर ने थोड़ी बहुत रैली दिखाई, ब्रिटानिया ने दिखाई, बिकॉज ये सारे अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं साहब. दे हैव अंडर परफॉर्म मैसिवली. तो हमारा ये मानना है इट वाज ओनली अ लैगर्ड्स रैली. देयर इज नथिंग स्ट्रक्चरली दैट हैज चेंज्ड फॉर द बेटर फॉर बैंक्स. I mean, if you look at HDFC Bank results, उसमें भी उन्होंने जो रिटेल बुक was very very slow growing, कॉर्पोरेट लेंडिंग करके बढ़ाई, जो कि उसके अपने आप एक कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं. बजाज फाइनेंस के नंबर्स आपको मालूम है कैसे आए थे. तो ये सेक्टर अभी भी अवॉइड लगता है हमें. इसके अलावा बाय एंड लार्ज अगर आप आईटी, फार्मा, केमिकल्स वगैरह जैसे सेक्टर्स में थोड़ी चुन के समझदारी से समझ बूझ आपने अगर 25 कंपनियां ली हैं, तो बाय एंड लार्ज योर पोर्टफोलियो शुड डू वेल इवन नेक्स्ट ईयर. जी, तो आप आईटी, फार्मा और केमिकल्स में ज़्यादातर ओवरवेट हैं, बैंक्स में अंडरवेट हैं. इन 3 सेक्टर्स में, आईटी, फार्मा और केमिकल्स में, शर्मा साहब बताइए, आप लार्ज कैप पे फोकस्ड हैं, आप हमेशा से बहुत शानदार स्टॉक पिकर रहे हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में. उसका अगर आप परसेंटेज रेशियो बता पाएं कि कितने लार्ज कैप्स और कितने मिड कैप्स हैं आईटी, फार्मा और केमिकल्स में, तो हमारे दर्शकों को बहुत फायदेमंद होगा. तो हमारा यही कहना है कि कोई भी इस तरह एक कोई सामान्य निवेशक जिसको देख रहा हो, वो इतने बड़े पैमाने पे डिसीजन नहीं ले सकता शैल की लार्ज में ही रहूं, स्मॉल में रहूं, मिड में रहूं, बिकॉज ये प्रोफेशनल सा काम है, फुल टाइम जॉब है. आप एक नौकरी पेशा करके इस तरह की चीज कर नहीं सकते हो. तो अगर करना ही है खुद से DIY, डू इट योरसेल्फ करना है, तो इट इज बेटर कि इन क्षेत्रों में आप 5-5, 8-8 कंपनियां ले लो, जिससे कि आप किसी एक बकेट में नहीं ओवर एक्सपोज हो जाओ. तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लार्ज कैप आईटी लो, स्मॉल कैप ना लो, या मिड कैप लो, स्मॉल कैप ना लो. आपने एक डिसीजन लिया, अगर है वो डिसीजन समझ बूझ के 7-8 कंपनियां ले लो सभी, ईच सेक्टर. डोंट बाय ओनली वन और. परफेक्ट. तो ये तो आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया. 3 सेक्टर्स पर फिलहाल शर्मा साहब केंद्रित हैं ओवरवेट सेंस में, आईटी, फार्मा और केमिकल्स, और उनकी राय है कि आप इसमें 5 या 8 कंपनीज खरीदिए ताकि रिस्क आपका कम हो. शर्मा साहब, कितने कैश पे आप बैठे हैं फिलहाल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पीएमएस पोर्टफोलियो? कैश बढ़ गया था इधर काफी, अभी भी बढ़ा ही हुआ है. एग्जैक्ट परसेंटेज मेरे पास फिलहाल नहीं, लेकिन लाइक आई सेड कि हमने बड़े पैसे बनाए सब इस पिछले 7-8 महीने में, बिकॉज हमने मार्च के डाउनफॉल को भी अवॉइड किया. वहां पर हार्डली कोई क्षति पहुंची थी पोर्टफोलियो की. वहां से रैली हो, इसके चलते कि ईयर टू डेट सब्सटैंशियली डबल डिजिट्स में आप है. तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए फिलहाल ज्यादा जरूरी है. मैं आपको बताता हूँ, अपने 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 उद्देश्य बहुत क्लियर है आज की डेट में 40,000 के सेंसेक्स पे, कि इंक्रीमेंटल पैसा बनना ज्यादा डिफिकल्ट है, इंक्रीमेंटल पैसा तोड़ना ज्यादा आसान. क्या बात. Therefore, we are being conservative.
Therefore, cash level a little, I don't recall what exactly it is, but it is higher than it has been in the last 7-8 months time. चलिए, तो हाई कैश लेवल्स पर आप बैठे हुए हैं, आईटी, फार्मा और केमिकल में ओवरवेट है, प्राइवेट बैंक्स में खासकर आप अंडरवेट हैं और पीएसक्यू बास्केट तो आप देख ही नहीं रहे। शर्मा साहब, समय कम है, आपसे हम लोग कितनी ही लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे 2 या 3 नाम हमारे दर्शकों और निवेशकों के लिए आप छोड़ के जाइए मिड कैप स्पेस में, जहां आप कम से कम अगले क्वार्टर में एक अच्छा परफॉर्मेंस आते हुए देखते हैं। स्टॉक प्राइस की तो हम चर्चा नहीं करेंगे। नहीं, मैं कंपनियों का नाम नहीं लेता सर, बिकॉज कंपनी लेवल रिस्क इज टू हाई, वी आर प्रोफेशनल, वी कैन डील विद इट। एक आदमी इस तरह की चीज सुन के लेके कुछ करता है, फिर वो चीज का मैं पाप अपने सर पे नहीं लूंगा। तो मैंने 3 सेक्टर्स बता दिए, मोटा मोटी इसमें 7-8 स्टॉक ले लीजिए, लेकिन चौकन्ने रहिए, चीजें बदलती हैं। जैसा मैंने कहा, आरती का मैंने एक एग्जाम्पल दिया, रिलायंस का मैंने एग्जाम्पल दिया, कुछ भी परमानेंट नहीं होता, आपको चौकन्ना रहना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट करिए, और अगर कोई अच्छे फंड मैनेजर मिलते हैं तो उनको अपना पैसा दीजिए। तो मतलब आपको उस तरह से करना पड़ेगा। मैं 2-3 स्टॉक दे के बाद में फिर इनकी बात नहीं सुनना कि सर आपने ये कहा था और ये हो गया, तो होता है ऐसा। 25 में से आपके 2-4 स्टॉक 50% घटेंगे, ये दस्तूर है। बिल्कुल। तो बेटर कि आप डाइवर्सिफाइड रहिए इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट स्टॉक पिक्स। जी, तो शर्मा साहब, ऐसा है, समय समाप्त हो चुका है। हमेशा की तरह आपसे जब भी बात करते हैं तो चाहे घंटा हो चाहे 5 घंटा, वो कम ही लगता है, और आपने खुद पब्लिक को बताया कि आपने बहुत शानदार तरीके से पैसे कमाए हैं। तो ये मैं आपको पक्का बताता हूँ कि इनको खर्च करवाने में मैं आपकी मदद करूँगा, और जल्द मुलाकात होगी। ये पैंडेमिक जैसे ही ख़त्म होता है, तो जैसे हम दिल्ली में मिलते हैं वैसे ही बम्बई में मिलेंगे। आपको और आपके परिवार। खत्म हो रहा है क्या? हाँ, दिस टू शैल पास। ये सब जो समय है ये आपको खत्म होता हुआ दिखेगा, और इससे भी अच्छा समय आपको आता हुआ दिखेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आपको और आपके घर के सभी परिवार को इस दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी नमस्ते, धन्यवाद। तो ये थे श्री शंकर शर्मा साहब। आपके सामने सिर्फ 3 सेक्टर्स में ओवरवेट हैं, आईटी, फार्मा और केमिकल्स। प्राइवेट बैंक्स में अंडरवेट हैं, और किसी भी तरीके का रुझान, ना ट्रेडिंग ना इन्वेस्टमेंट का, उनको पीएसयू बास्केट में आता हुआ दिख रहा है। कैश लेवल्स उनके ज़्यादा हैं, और उनका ये मानना है कि जो पिछले उन्होंने 8-10 महीने में ज़बरदस्त पैसा कमाया है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। निवेश फिलहाल वो नहीं कर रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।